है गाइस, आज बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। देखिए इन्फेक्शन क्या होता है, किसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। जब भी कोई फॉरेन बॉडीज जो इन्वायरमेंट में है, देखो फॉरेन बॉडीज भी दो प्रकार की होती है, एक हार्मफुल और दूसरी बेनिफिशियल। ठीक है, सो इन्वायरमेंट में वो फॉरेन बॉडीज जो हमारे लिए हार्मफुल हो, उनका अगर बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है, तो इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, केवल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। क्या करता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। देखिए एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं होता है, क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सो चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टिनी लिविंग क्रिएचर। क्या है माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें किसी न किसी यंत्र की जरूरत होती है, और किस यंत्र से देखे जाते हैं, माइक्रोस्कोप से। किससे, माइक्रोस्कोप। ठीक है, इतने ये छोटे होते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या होता है, तो इनकी वेराइटी होती है, जैसे अलग अलग कौन कौन सी वेराइटी होगी। तो नंबर वन पर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इसके अलावा प्रोटोजोआ, हेलमेंथीज, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब हर जगह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। और इनकी प्रेजेंस की मात्रा हो सकता है हजारों में हो सकता है लाखों में हो, है ना। तो ये मल्टीपल क्वांटिटी के अंदर एक जगह पर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलनेस के लिए। मतलब एक ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स, ठीक है, दोनों लिविंग बीइंग होते हैं। इन लिविंग लिविंग बीइंग को क्या करता है, इन्फेक्शियस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर कब ट्रांसफर हो जाए और कब दूसरी बॉडी को इन्फेक्शियस कर दे। ठीक है, दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस या ज्यादा अंतर नहीं होता। मतलब इनके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिटेड हो जाते हैं या ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब देखो ट्रांसमिट होने का कारण भी दो हो सकते हैं, कौन कौन सा, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, कि जिसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आमने सामने हो। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर कफिंग ले सकते हैं, स्नेजिंग ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो डायरेक्टली जा रहा है इन्फेक्शन, वो भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो खांसी आना, छींकना, ये सब क्या है, इसके अंदर इन्वॉल्व है। और देखिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें ना, तो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, हेलमेंथीज, है ना, ये जब एंटर करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता। हमें पता कब चलता है, जब सिम्टम शो होते हैं, है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर लेते हैं, तभी हमारे बॉडी के अंदर क्या आते हैं, सिम्टम्स। जनरली इनकी 4 फेज होती है, जिनकी बात हम आगे करेंगे। स्टेशनरी, वो सॉरी, लॉग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन, ये 4 फेज होती है। अब देखिए इन्फेक्शन जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी इन्फेक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन कौन सा होता है, जब व्यक्ति फर्स्ट टाइम, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम, अगर व्यक्ति फर्स्ट टाइम बीमार होता है, इसका मतलब उसको कौन सा इन्फेक्शन हुआ, प्राइमरी इन्फेक्शन। बट प्राइमरी इन्फेक्शन के दौरान ही उसको मिलता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सपोज मुझे जुकाम हुआ, मैं जुकाम हुआ तब मुझे प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ। जुकाम मेरे लिए क्या है, प्राइमरी इन्फेक्शन। मैं गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मैं एडमिट रहा, वहां पर जुकाम का ट्रीटमेंट हुआ, और जुकाम के ट्रीटमेंट के दौरान ही मुझे किसी प्रकार का सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। अब देखो सेकेंडरी होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि हमने प्राइमरी इन्फेक्शन लिया, सॉरी प्राइमरी ट्रीटमेंट लिया इन्फेक्शन का, ठीक है,
उस दौरान हमारा जो डिफेंस होता है वो कमजोर हो गया, और कमजोर होने की वजह से हमारी बॉडी सेंसिटिव होकर दूसरा इन्फेक्शन क्या करती है, अचीव कर लेती है, और अचीव करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन। सो क्लियर है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब इन्फेक्शन की एंट्री जस्ट हुई है और पहली बार हुई है, ठीक है, और उसी ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के दौरान बॉडी के अंदर किसी और प्रकार की अबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। देखो इन्फेक्शन का वर्ड आया, इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, ठीक है। इन्फेक्शन ऑकर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, या तो ट्रीटमेंट के दौरान होगा या ट्रीटमेंट के बाद होगा, ठीक है। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, वो एंटीबायोटिक थेरेपी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी मारती है, तो जो नुकसानदायक हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी मारती है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जैसे कि एक इसके अंदर उदाहरण लिखा है मैंने कि वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन आफ्टर एंटीबायोटिक थेरेपी, जैसे एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे वैसे ही वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में देखा था वायरल, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, है ना, इनके इन्फेक्शन। तो हमारा पहला है वायरल इन्फेक्शन। देखो वायरल इन्फेक्शन का मतलब है वायरस का इन्फेक्शन। और वायरस क्या होते हैं, वायरस पहली चीज सबसे छोटे होते हैं, मतलब बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, इन सबसे छोटे हैं वायरस, बहुत ही ज्यादा महीन होते हैं या छोटे, वेरी थिन होते हैं, टीनी होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये जेनेटिकल मटेरियल से बने होते हैं, प्रोटीन कोटेड होते हैं। जेनेटिकल मटेरियल, जेनेटिकल मटेरियल का मतलब क्या हुआ, डीएनए एंड आरएनए, है ना, और प्रोटीन की सील्ड होती है इनके ऊपर, मतलब कोटेड होते हैं प्रोटीन से। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें ना कि कौन कौन से वायरस आते हैं, तो देखो पहला है इन्फ्लुएंजा, जो फ्लू फैलाता है, इसके 3 प्रकार होते हैं, ए बी सी, ठीक है, कॉमन कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मिजल्स, मिजल्स के बाद आता है रूबेला, चिकन पॉक्स, नोरोवायरस, पोलियो, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस, हर्पीज सिंप्लेक्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये सब वायरस होते हैं या वायरस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर पैदा करने वाला वायरस कौन सा है, तो वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से सर्विक्स कैंसर है वो कॉमन होता है, ठीक है। पोलियो वायरस से जनरली पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, और ये 5 साल से कम एज के बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। चिकन पॉक्स, इसके अंदर फफोले टाइप के पानी की फुंसियां हो जाती है, जो हमें जनरली सितंबर अक्टूबर के मंथ के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि ये नमी के दौरान ज्यादा फैलता है, ठीक है। इनके अलावा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब एचआईवी, जो एड्स को फैलाता है, एड्स एचआईवी, है ना, जिसके अंदर हमारी बॉडी की जो टी सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, मतलब CD4 CD8 सेल्स नहीं होती है, क्योंकि CD8 सेल्स ही तो क्या करती है, कैंसरस सेल्स को डैमेज करती है। बट यहाँ पर एड्स के पेशेंट के अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो टी सेल्स होती है उसको डैमेज कर दिया जाता है, किसके जरिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी वायरस के जरिए। और इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होता है, जो ABCD और E 5 प्रकार का होता है, जिसमें से सबसे डेंजरस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। सबसे डेंजरस होगा वो होगा हेपेटाइटिस B, ठीक है। और जिसमें A और E, ये 2 ऐसे हेपेटाइटिस वाले वायरस है जो जनरली ओरोफिकल रूट के जरिए फैलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, लीवर, हेपे का मतलब हुआ यहाँ लीवर, और टाइटिस का मतलब क्या हुआ, इन्फेक्शन, मतलब लीवर के इन्फेक्शन को क्रिएट करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, हेपेटाइटिस, ठीक है, वो है ABCD और E, इसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। इसके अलावा वायरल मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस का मतलब क्या हुआ,
मेनिंजाइटिस का मतलब हुआ इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजस। मेनिंजस कहाँ होती है? जो हमारा स्कल होता है ना, जहां पर पायामीटर, ड्यूरामीटर और अरेक्नोइड मीटर होते हैं, है ना, मतलब आउटर कवरिंग स्कल, है ना, स्कल के अंदर इन्फेक्शन, जैसे ही ये तीन लेयर होती है ना, इन तीन लेयर के जस्ट इंटरनल साइड में हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। सो मेनिंजस, मेनिंजस किसको बोलते हैं? इन तीनों लेयर को, किस किस को? पायामीटर, ड्यूरामीटर और अरेक्नोइड मीटर। अगर वायरल का इन्फेक्शन वहां होता है तो हम बोलते हैं वायरल मेनिंजाइटिस, और ये एक इन्फेक्शियस एजेंट भी हो सकता है। वेस्ट नील वायरस, रेबीज वायरस, इबोला वायरस। रेबीज वायरस कौन सा है? आप लोगों ने सुना होगा, हाइड्रोफोबिया। किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। और उसका कौन सा वायरस होता है? तो वो होता है रेहब्डो वायरस या रेबीज वायरस। रेबीज वायरस जनरली कुत्ते के काटने से फैलता है, और ये किसका डेरिवेटिव है? तो ये रेहब्डो वायरस का डेरिवेटिव है। लास्ट है हमारा इबोला वायरस। जनरली कुछ वायरस को ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होता, तो रिकवरी हमारा बॉडी का जो डिफेंस है वो ही करता है। और कुछ वायरस को हम एंटीवायरल ड्रग देकर उनके बढ़ने से रोक सकते हैं, उनको ट्रीट नहीं कर सकते, केवल उनकी क्वांटिटी को बढ़ने से रोक सकते हैं। बाकी हमारा बॉडी का डिफेंस है वो उनको कम कर देता है। इसके बाद में हम आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर। देखो बैक्टीरिया क्या होता है? वायरस से बड़ी स्ट्रक्चर रखता है। इसके अलावा हमारे वेराइटी ऑफ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। हमारे पूरे एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, और बैक्टीरियाज को ट्रीट करना भी बहुत इजी होता है, या फिर ये ट्रीटेबल होते हैं, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट पाया जाता है, मतलब हम किसी भी प्रकार की अगर एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे ना, तो पेशेंट धीरे धीरे ट्रीट होने लगेगा या रिकवर होने लगेगा। तो देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। नंबर 1 पर आता है स्टेफाइलोकोकस। इसकी अलग अलग वेराइटी होती है, मतलब सिंगुलर, यूनी, इसके अलावा चेन में अलग अलग स्टेफाइलोकोकस के क्लासिफिकेशन आते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जो वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो लंग्स के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये टिटनस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेप्टोकोकाई, फेगोसाइटोफिलस या फिलम। इसके अलावा बेसिलाई माइकोइड। इसके अलावा बारडोला पर्टिस, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, जो डिप्थीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बर्डेला पर्ट्यूसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जनरली सब बैक्टीरियाज होते हैं और अलग अलग बॉडी के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो इन्फ्लुएंजा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, डिप्थीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई, नाइसीरिया गोनोरिया, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये टाइफी और पैराटाइफी दो प्रकार के होते हैं। साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम, विब्रियो कोलेराई, और ये जो विब्रियो कोलेरी है ये जनरली वाटरी डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यार्सेनिया पेस्टिस, ये सब के सब क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं, जो वेरियस काइंड ऑफ डिजीज को इंडिकेट करते हैं। अब यदि हम सिम्टम्स की बात करें ना, तो इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होंगे? तो सबसे पहले जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारे बॉडी डिफेंस को एक्टिव करती है, और बॉडी डिफेंस को एक्टिव करेगी तो क्या होगा? प्रोटेक्टिव साइन या प्रोटेक्टिव सिम्टम्स दिखाई देंगे। वैसे साइन बोला जाता है, प्रोटेक्टिव साइन, ठीक है। और प्रोटेक्टिव साइन में क्या आएगा? फीवर, ठीक है। फीवर क्या है? हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव साइन। जैसे कि हमारा बॉडी डिफेंस सोचता है कि हम क्यों ना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दें, और जैसे ही हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। सो पहला प्रोटेक्टिव साइन है वो है फीवर, जो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। दूसरा है बॉडी एक एंड पेन, मतलब पूरी बॉडी के अंदर दर्द होगा और हमें इरिटेशन फील होगी।
बॉडी एक के दौरान। फीलिंग टायर्ड एंड फटी, क्योंकि क्या करता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। वायरस का या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका मोस्टली अफेक्ट कहाँ होता है, तो वो मोस्टली अफेक्ट करते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं हमारी फिजियोलॉजी पर। ठीक है, एक सिस्टम अगर डिस्टर्ब होता है तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। डाइजेस्टिव अपसेट, मतलब अगर हमारे डाइजेस्टिव जीआई ट्रैक्ट के अंदर इंफेक्शन हुआ है तो भूख नहीं लगेगी, नूजिया होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, बड़ा बेचैनी सी महसूस होगी, इसके लिए इरिटेशन होगी, गैस ज्यादा बनेगी या गैस्ट्राइटिस होगी, है ना। बोवल मूवमेंट में मिस्टेक हो सकती है, इरेगुलर बोवल मूवमेंट मतलब आईबीडी होने के चांसेस हमें दिखेंगे। तो ये सब होने का मोस्टली कारण क्या है, वो है इन्फेक्शन। देखो यहाँ पर एक पॉइंट आया, डायरिया। डायरिया कब होगा, जब हेलमेंथिस हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन की गट वाल होती है उससे चिपक जाएंगी, तो वो क्या करेंगे, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वहां से जो वाटर का फ्लो है वो इनसाइड की तरफ मतलब ल्यूमन की तरफ बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर पानी ज्यादा मात्रा में आएगा, और पानी ज्यादा मात्रा में आएगा तो वो रेक्टम तक ज्यादा मात्रा में पहुंचेगा। अब लिक्विड अगर रेक्टम तक पहुंचता है तो वो स्टोरेज में नहीं जाता या स्टोर नहीं होता, तो क्या होगा, वहां से बाहर निकलेगा, है ना। तो जनरली हमें डायरिया तब देखने को मिलेगा। अब हम किसी भी इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखो ये सिम्टम्स होते हैं ना, इन सिम्टम्स के बेस पर ही हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हमें ये पता है कि डायरिया हो रहा है तो इन्फेक्शन किसका होगा, जाहिर सी बात है जीआईटी का होगा। अगर हमें पता है खांसी अब बहुत ज्यादा आ रही है तो इन्फेक्शन किसका होगा, लंग्स का होगा, है ना। अब यहां पर हमें ये सोचना होता है कि एरोबिक है या एनएरोबिक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है, एरोबिक है या एनएरोबिक है। तो कॉमन सा पॉइंट आता है, जहां पर एयर का कांटेक्ट सबसे ज्यादा होता है वो होते हैं एरोबिक, और जहां पर एयर का कांटेक्ट नहीं होता वो होते हैं एनएरोबिक, जैसे कि इंटेस्टाइन, वेजाइना, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ब्लड। ब्लड की इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। ब्लड के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो या तो उसके प्रति जो हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस बना है वो सर्कुलेट होगा, या फिर हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सर्कुलेट हो रहा हो, है ना। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। वैसे जनरली हमारी बॉडी के अंदर कभी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है ना, तो हमारा बॉडी डिफेंस उसके प्रति एंटीबॉडीज का सीक्रेशन स्टार्ट कर देता है, और अगर एंटीबॉडीज का सीक्रेशन करेगा तो वो एंटीबॉडी तो हमारे ब्लड के अंदर ही होगी, है ना। तो हम इसको सीबीसी के जरिए और भी टेस्ट है आईजीएम, आईजीजी, इनके जरिए हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब मोस्टली जो इन्फेक्शन का डिटेक्शन होता है वो होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे यूरिन के जरिए एक्सक्रिएट होते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो वो अगर हाई लेवल में चला गया है या बहुत ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है तो वो क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी में जो डेथ हो चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको वापस एक्सक्रिएट करने लग जाता है। और एक्सक्रिएट करेगा कौन करेगा, हमारी बॉडी, है ना। बॉडी जब एक्सक्रिएट करेगी तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, कल्चर करके और डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इन्फेक्शन इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का था। ठीक है, इसके अलावा नेजल एंड थ्रोट, जैसे अभी कोरोना का चल रहा है उसको उसके अंदर स्पुटम लिया जाता है। इसके अलावा नाक से सैंपल भी लिया जाता है स्टिक से, है ना, स्वेब स्टिक से। सो वहां से भी अपन उसको कलेक्ट करके और माइक्रोस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं स्पुटम। इसके अलावा सीएसएफ, कभी कभी ब्रेन का कोई इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन केवल सीएसएफ के जरिए ही हमें पता चलता है। कल्चर होता है और कल्चर से ही हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन था। जैसे मेनिंजाइटिस है, इसके अलावा सीजर आ रहे हैं पेशेंट को, उन कंडीशन के अंदर सीएसएफ का ही सैंपल लिया जाता है। अब देखिए डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो डिजीज का ट्रांसमिशन हमने बात की थी, पहला था मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि जो भी इन्फेक्शन है वो डायरेक्ट अपने
दूसरी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है। कैसे? तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, या तो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट हो किसी भी प्रकार का, भले ही छूने से रिलेटेड हो, सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, इसके अलावा खांसने से रिलेटेड हो, स्नेजिंग से रिलेटेड हो, बोलने से रिलेटेड हो। जैसे कि डायरेक्ट इन्फेक्शन से ही तो अभी अपन बच रहे हैं कोरोना से, है ना। कोरोना की डायरेक्ट इन्फेक्शन से हम क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं। और बचने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वो हमें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर केवल ड्रॉपलेट वाले ही हम इन पीपीई से रोक सकते हैं। इसके अलावा जनरली जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो इसके अंदर कॉन्डोम होते हैं, इनके जरिए। इसके अलावा कफिंग के लिए मास्क आ गया, स्नेजिंग के लिए मास्क आ गया, है ना, और एप्रिन आ गया, इसके अलावा गाउन आ गया। ये सब डायरेक्ट इन्फेक्शन से बचाव के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट इन्फेक्शन का हमें पता नहीं चलता कि इन्फेक्शियस एजेंट इस इन्वायरमेंट के अंदर है, और बस यही रीजन होता है उस इन्फेक्शन से हमारा सफर करने का। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है इन्वायरमेंट का। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से इन्फेक्शन आते हैं, तो नंबर 1 पर एयरबोर्न ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब जो वो सारे इन्फेक्शन जो हमारे सराउंडिंग एरिया के इन्वायरमेंट के अंदर या फिर हमारे सराउंडिंग एरिया की एयर के अंदर मिक्स है, वो इन्फेक्शन। इसके अलावा कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, अगर हमने किसी चीज को छुआ और मान लो वहां पर इन्फेक्शियस एजेंट था, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें उसी को पता नहीं चलेगा। इसके अलावा फूड एंड ड्रिंक, कभी कभी जैसे हम पानी पूरी खा रहे हैं, अब हो सकता है उस पानी पूरी के अंदर जो अगले ने पानी बनाया था उस पानी के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट हो, और जैसे ही हमने खाया हमें क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग, है ना। तो वो भी एक इनडायरेक्ट टाइप का इन्फेक्शन होगा। एनिमल टू पर्सन, जैसे मांस, मच्छी, मीट खाने की वजह से जो इन्फेक्शन आता है। इसके अलावा एनिमल रिजर्वायर, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिजर्व करके रखते हैं और जैसे होस्ट सेल्स मिलती है उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि मॉस्क्यूटो, कौन सा मॉस्क्यूटो? मलेरिया वाला, है ना। वो क्या करता है? जैसे ही शक करता है वो अपने अंदर मलेरिया के पैरासाइट या स्पोरोजोइट्स को रखता है, और जैसे ही शक करने के लिए डंक मारता है वैसे ही क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके टंग से या उसके चोंच से रिलीज होकर हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। मतलब वो रिजर्वायर था उसका, है ना। इंसेक्ट बाइट और एनवायरमेंटल रिजर्वायर, ये सब इसके अंदर आएंगे। अब देखो हम बात करते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। देखो जनरली ऐसा होता है, अगर इन्फेक्शन को हम रोक लेते हैं ना तो इन्फेक्शन वहीं पर स्टेबल हो जाता है, बट यदि हम इन्फेक्शन को नहीं रोक पाते हैं उस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस के दौरान घूमता रहता है। और कैसे घूमेगा? तो इसके लिए जनरली 5 स्टेप आती है। नंबर 1 पर आता है इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन, मतलब क्या होना चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दूसरा होता है रिजर्वायर, या हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ पैथोजन ग्रोथ, कि जिसकी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने वाली है वो। दूसरा, उसी के जरिए पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट होता है। क्या होता है? पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, मतलब उसकी बॉडी के अंदर इतनी ग्रोथ हुई और इतनी ग्रोथ होने के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? सिम्टम्स आएंगे और सिम्टम्स के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर निकलेंगे, उसको हम बोलते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। इसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर निकलते हैं ना तो वो मोड को ढूंढते हैं। मोड का मतलब कि वो जहां से पास आउट हुआ है वहां से दूसरे की बॉडी तक किस तरीके से एंटर करेगा, है ना, क्या मेथोडोलॉजी का यूज होगा, वो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। लास्ट होता है पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ होस्ट, मतलब होस्ट के बॉडी के अंदर वापस न्यू एंट्री। ठीक है। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जाना किसको इंडिकेट करता है? चेन ऑफ इन्फेक्शन। और इस चेन के अंदर जनरली कौन कौन इन्वॉल्व होगा? पहला पैथोजन, दूसरा रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब रिजर्व करने वाला, उसको साथ रखने वाला, तीसरा
उसी की बॉडी के अंदर ग्रोथ होकर पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, वहां से सिम्टम्स के रूप में बाहर निकलने वाला। इसके बाद में बाहर निकलने के बाद में क्या करेगा, सोर्स को ढूंढेगा कि किसके जरिए वापस दूसरी बॉडी तक पहुंचा जाए, और जैसे ही दूसरी की बॉडी तक पहुंचेगा वैसे ही एंट्री कर लेगा। सो आपको यहाँ पर जनरली इन्हीं 5 चीजों को याद रखना है। नंबर 1 इन्फेक्शियस एजेंट, नंबर 2 पोर्टल ऑफ एंट्री, जैसे एंट्री हुई वैसे ही ग्रोथ स्टार्ट हो गई, और ग्रोथ की 4 फेज होती है, वो अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर लाग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन। लाग फेज के अंदर जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी जो साइज एंड शेप होती है केवल उसको बढ़ाता है। दूसरा, लॉग फेज के अंदर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है, मतलब पहले 5 थे 50 हो गए, अब 100 हो गए, अब 1,00,000 हो गए। तो दूसरे के अंदर फेज के अंदर क्या होगा, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा। वैसे ही सिम्टम्स आएंगे, हॉस्पिटल जाएगा, मेडिकेशन होगी। वैसे ही तीसरी फेज आएगी जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज या फास्टिगम। ठीक है, इस फेज के अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ठीक है, और लास्ट फेज आती है डिक्लाइन, जिसको हम रिकवरी फेज भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों पोर्टल ऑफ एंट्री के अंदर हमें देखने को मिलेगी, और यहीं से सिम्टम्स आ रहे हैं वहां पर हमें देखने को मिलेगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, और उसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, रिजर्वायर, फिर इन्फेक्शियस एजेंट, फिर पोर्टल ऑफ एंट्री। तो सर्कल इसी प्रकार से घूमता रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन चेन। ठीक, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर इन्फेक्शन फैलने के लिए मदद कौन करता है, तो मदद हमारा रेस्पिरेटरी वे और डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 2 मोस्ट कॉमन होते हैं जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं इन्फेक्शन को सर्कुलेट करने की या डिस्ट्रीब्यूट करने की। जैसे कि रेस्पिरेटरी वे के जरिए कफिंग होगी, स्नेजिंग होगी, है ना, और हम कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, एक्सेलेशन करते हैं। तो इस दौरान जो एरोबिक इन्फेक्शन होता है वो डायरेक्ट एनवायरमेंट के अंदर जाएगा और एनवायरमेंट से डायरेक्ट दूसरे होस्ट की बॉडी के अंदर। इसके अलावा अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कौन से इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इनडायरेक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि जनरली एक व्यक्ति डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए किसी भी प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेगा, एनवायरमेंट में छोड़ेगा। जैसे कि स्प्लिट कर रहा है, अगर थूक रहा है, मान लो कि उसको ओरल कैविटी का इन्फेक्शन था, तो थूक रहा है, तो वो इन्फेक्शन कहाँ जा रहा है, हमारे एनवायरमेंट के अंदर। इसके अलावा मोशन कर रहा है तो कहाँ जा रहा है, एनवायरमेंट के अंदर। अब वहां से किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए वो एंगल्फ कर लिया जाता है, और अगर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सॉरी, उस एनिमल्स को या जीव को अगर इंसान मीट या ब्रीफ के रूप में, बीफ या मीट, है ना, इसके रूप में अगर खाता है तो वो इन्फेक्शन कहां पहुंच जाएगा, दूसरे होस्ट की बॉडी में। इस प्रकार के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, सो एक और आता है वैसे यूरिनरी इन्फेक्शन या यूटीआई इन्फेक्शन, है ना, ये भी एनवायरमेंट के अंदर जाता है और सेम वही प्रोसेस होगी इन्फेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन की। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन्फेक्शन से रिलेटेड दूसरा वीडियो देखेंगे। थैंक यू।